देखिए, जब आप पाकिस्तान नहीं थे और और हम कहेंगे भाई हम तो भारत ही थे और हिंदुस्तानी थे और हिंदुस्तानी रह गए। आपने पाकिस्तान होने का फैसला कर लिया तो हम ज़रा आपसे नाराज़गी भी ज़ाहिर कर सकते हैं और चाहें तो कभी-कभी हम आपका मज़ाक भी उड़ा सकते हैं। हालाँकि अब आप लोग मज़ाक उड़ाने लगे हैं कि अरे साहब आप तो ज़माने से हमारा मज़ाक उड़ा रहे थे, अब देखिए आपकी शक्ल हमारी शक्ल से कितनी मिलती-जुलती है ना? वो जो फ़हमीदा रियाज़ का है कि तुम भी हम जैसे निकले भाई। स्टूडेंट्स कहीं के भी हों हिंदुस्तान के हों, पाकिस्तान के हों या पूरी दुनिया के कुछ मामलों में वो बाकी लोगों से ज़्यादा हसास होते हैं। सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है और ये चीज़ तो अभी फ़िलिस्तीन के मसले में हम लोगों को दिखलाई पड़ी कि पूरी पूरी दुनिया की सरकारें जिस वक़्त अ, एक ऐसा रुख उन्होंने अख्तियार किया जो इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ था। तो उस वक़्त आवाज़ सबसे पहले कैंपस से उठी। ऐसा मौका कभी नहीं आया जब देश के बाहर के लोगों को शक पैदा हो जाए कि हिंदुस्तान में अ चुनाव इम्पार्शियली हो पाएँगे कि नहीं। अपोज़िशन को हम भेजते हैं और आप उन्हें बोलने नहीं देते हैं पार्लियामेंट में। आप पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं। आप डेढ़ 150 लोगों को सस्पेंड कर देते हैं पार्लियामेंट से। वोटर का मज़ाक उड़ाएँगे और वोटर को ये बतलाएँगे कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, हम तुमको कुछ समझते नहीं हैं। या असम का चीफ मिनिस्टर अभी कह रहे थे, मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था उनको। वो कह रहे थे कि आप क्यों वोट अपना बर्बाद कर रहे हैं इन लोगों को देकर? आप इनको जिताएँगे भी तो हम इनको अपनी पार्टी में ले आएँगे। अब ये बात इस तरह कोई चीफ मिनिस्टर कहे खुलेआम और वो कहते हैं कि हमें तो इसका पता ही नहीं है कि डेमोक्रेसी के लिए लड़ना क्या होता है। अगर डेमोक्रेसी के लिए लड़ना सीखना हो तो पाकिस्तान की अवाम से सीखना चाहिए। Hello and welcome to another episode of Time Slow Podcast. Today हमारे जो गेस्ट हैं, who is a writer and a professor at दिल्ली यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर अपूर्व आनंद साहब। कैसे हैं जनाब? दुआ है। बहुत आप कैसे शुक्रिया। हैं? बिल्कुल ठीक जी, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग प्रोफेसर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सो कैसा जा रहा है आपका? आप आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, लगता है बहुत बिजी हैं, क्योंकि मैं टाइम आपसे काफ़ी टाइम से लेने की कोशिश कर रहा था। हाँ, हम काफ़ी लंबे वक़्त से ये लुका-छिपी चल रही है और बिल्कुल। कुछ ऐसा इत्तेफ़ाक बैठ नहीं रहा था कि हम लोग बातचीत कर सकें। लेकिन इसकी वजह कोई अ, ऐसी मसरूफ़ियत नहीं है कि हम बातचीत ना कर पाते, बस ये इत्तेफ़ाक ही था कि हमारा वक़्त हम दोनों का वक़्त मिल नहीं रहा था। तो अभी सेमेस्टर चल रहे हैं और पढ़ाई हो रही है यूनिवर्सिटी में और बाकी इस मुल्क में जो हो रहा है, वो हो रहा है और पूरी दुनिया में तो अगर मसरूफ़ियत है तो वो पढ़ाने की और कुछ लिखने की और कुछ उस दुनिया को देख के हैरान होने की। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैंने सोचा कि जब आपसे वे इंटरव्यू लूंगा तो मैं ये पूछूंगा कि जो कुछ मुल्क में हो रहा है पॉलिटिकल, अगर उसमें देखें तो स्टूडेंट्स उस चीज को कैसे देख रहे हैं? आप क्योंकि डायरेक्ट स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन है इस बारे में? देखिए स्टूडेंट्स कहीं के भी हों हिंदुस्तान के हों, पाकिस्तान के हों या पूरी दुनिया के कुछ मामलों में वो बाकी लोगों से ज़्यादा हसास होते हैं। सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है और ये चीज़ तो अभी फ़िलिस्तीन के मसले में हम लोगों को दिखलाई पड़ी कि पूरी पूरी दुनिया की सरकारें जिस वक़्त एक ऐसा रुख उन्होंने अख्तियार किया जो इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ था। तो उस वक़्त आवाज़ सबसे पहले कैंपस से उठी। वो चाहे आप अमेरिका के कैंपस देख लें, यूरोप के कैंपस देख लें, जर्मनी के कैंपस देख लें, कहीं के भी कैंपस देख लें। इन कैंपसेज़ में स्टूडेंट्स ने जो तालिब इल्म हैं, इन सब लोगों ने मिलकर एक ज़बरदस्त प्रोटेस्ट खड़ा किया इज़राइल के खिलाफ और उसमें खतरे उठाए। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को
जिन्होंने सस्पेंशन झेला है, जो यूनिवर्सिटी पुलिस और जो लोकल पुलिस है उनके हाथों अ, अ, उन्होंने पनिशमेंट भी झेला है और केसेस झेल रहे हैं। तो ये तो पूरी दुनिया का किस्सा है। अ, हिंदुस्तान के कैंपसेस उससे अलग नहीं हैं। हिंदुस्तान के कैंपस में भी स्टूडेंट्स सोचते हैं, रिएक्ट करते हैं। अब यह भी बात सही है कि जैसे जिसको कहा जाता है कि वो फ्री एक्सप्रेशन या आज़ाद ख़याली का खुद को एक मरकज़ बतलाता है अमेरिका। अभी आप अमेरिका में या जर्मनी में या यूरोप में फ़िलिस्तीन नाम नहीं ले सकते। तो वहाँ फ़िलिस्तीन नाम लेने का खतरा इतना ज़्यादा है, लेकिन वो खतरा स्टूडेंट्स उठा रहे हैं। उसी तरह यह बात आप हिंदुस्तान के कैंपस के बारे में भी कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स सोचते हैं, स्टूडेंट्स उन सारी पाबंदियों को भी देखते हैं जो पाबंदी हुकूमत उन पर लगाती है, और उन पाबंदियों के का मुकाबला करते हुए वे जिस बात को सही समझते हैं उसे कहने की कोशिश करते हैं। और इसलिए हिम्मत हमें अगर कहीं से बनती है तो वो स्टूडेंट्स को देखकर बनती है। अच्छा प्रोफेसर साहब, अब देखें क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो हिंदुस्तान के इलेक्शंस की तरफ देख रही है, और क्योंकि मैं थोड़ा सा आप एक जो है दो कम्युनिटीज के दरमियान एज अ ब्रिज के तौर पर भी काम करते हैं। जब सीए आया तो आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी की, क्योंकि आप एक इंस्टीट्यूट का पार्ट है। उस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स भी होते हैं, जैसा कि आपने एक्सप्लेन किया कि स्टूडेंट्स जब रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोफेसर होते हैं वो भी, अगर वो कॉज अच्छी है तो उसके साथ प्रोफेसर भी मिलते हैं। तो अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल, उनको अरेस्ट किया गया ईडी की तरफ से, सीबीआई की तरफ से, और जो कुछ किया जा रहा है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में। और बहुत आपके कुछ जो फ्री जर्नलिस्ट हैं जो कि यूट्यूब पे काम कर रहे हैं या फ्रीली इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, तो उन्होंने ये भी कहा है कि ये तो एक डायरेक्ट डिक्टेटरशिप है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट कि क्या ये जो इलेक्शंस हैं, हम तो देख चुके हैं हमारे जो इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, तो आप लोग उस अपनी पल्स को, जो वहां की सियासत है उसकी पल्स को कैसे देख रहे हैं? क्या ये फ्री इलेक्शंस होने जा रहे हैं? पहली बार इसको लेकर शक पैदा हो गया है। हिंदुस्तान के आज़ाद हिंदुस्तान की जो तारीख रही है, उस तारीख में पिछले 75 साल की, ऐसा मौका कभी नहीं आया जब देश के बाहर के लोगों को शक पैदा हो जाए कि हिंदुस्तान में अ, चुनाव इम्पार्शली हो पाएंगे कि नहीं, और कायदे से हो पाएंगे कि नहीं। आपने सुना होगा कि यूएन की बॉडी ने इसको लेकर अपना कंसर्न जाहिर किया है, अपनी अपनी फिक्र जाहिर की है। और बाहर के जो रिपोर्टर्स हैं, करस्पॉन्डेंट्स हैं, वे भी इसको लेकर फिक्र जाहिर कर रहे हैं। खुद हिंदुस्तान में इसे लेकर फिक्र है। अभी आपके यहाँ चुनाव हुए हैं, इलेक्शंस हुए हैं, और आपने खुद उसके बारे में कहा कि आप जानते हैं कि वो इलेक्शन कैसे हुए हैं। हमने एक बड़े इलेक्शन ऑफिसर को बिल्कुल। रिजाइन करते हुए देखा पब्लिकली ऑन कैमरा, ये कहते हुए कि धांधली हुई है, और खुद उन्होंने की है धांधली। तो हम पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी है, उसको देखते रहे हैं। उसका भी 75 साल का इतिहास है, उसकी तारीख है, और हम इसको लेकर हमें बड़ा गुमान था कि हम पाकिस्तान से बिल्कुल अलग हैं। देखिए वो किस रास्ते चला गया, और हम देखिए किस रास्ते जा रहे हैं। यहाँ जो ट्रांसफर ऑफ पावर होता है वो पीसफुल होता है, उसमें अवाम अपनी राय बताती है, और अवाम की राय की कद्र होती है, बल्कि अवाम को अपनी राय जाहिर करने की के लिए एक आज़ादी दी जाती है कि वो अपनी राय हम्म। कायम करे। अ, हम्म। लेकिन अब इन सारी चीज़ों को लेकर शक पैदा हो गया। ये पहली बार हो रहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन, जिसकी ज़िम्मेदारी है इलेक्शंस कराने की, अ, क्या वो आज़ाद तरीके से काम कर रहा है? क्या वो इम्पार्शियल है? हमारा मीडिया, जिस मीडिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ज़िम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि वो इस वक़्त एक तरह का कम्युनिकेटर है, और उसको सरकार
जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं और वह चुनाव के ठीक पहले इतना ज़्यादा अपना प्रोपेगेंडा कर चुकी होती है, जब ये जो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाते हैं, जब सरकार को मना कर दिया जाता है कि वो अपना ढोल नहीं पीट सकती, लेकिन उसके एक रोज पहले तक वो इतना कर चुकी होती है कि पूरा मीडिया स्केप स्पेस उससे भर जाता है या लोगों का दिमाग उससे भर जाता है। तो फिर मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह इस बीच अपोजिशन को, दूसरी वॉइसेस को, दूसरी आवाजों को ज्यादा जगह दे, बल्कि सरकार के। लेकिन हिंदुस्तान में मीडिया पिछले 10 सालों से जिस तरह बर्ताव करता रहा है, जिसको मैं बड़ा मीडिया कहता हूँ, बिग मीडिया, टेलीविजन और प्रिंट जो लाखों में छपते हैं, और टेलीविजन जो लाखों लाख लोगों के ड्राइंग रूम में, बेडरूम में देखा जाता है, इसने बिल्कुल तय कर लिया है कि यह सरकार का प्रोपेगेंडिस्ट होगा। ये एक तरह से इसने वॉलंटरली ये तय किया है कि हम सरकार के माउथ पीस रहेंगे, और न सिर्फ सरकार के माउथ पीस रहेंगे, जब बल्कि अपोजिशन पर हमला करने का हर मौका निकालेंगे, नया नया मौका निकालेंगे, उनको रिडिक्यूल करने का, उनको डिफेम करने का। तो इसलिए एक बहुत गैर बराबरी पैदा हो गई है, जिसमें जो अपोजिशन कर रहा है या जो कह रहा है उसकी बात ही लोगों तक ना पहुंचने दो, या जो सरकार के साथ सरकार के बारे में जो बातें हो रही हैं, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आपने सुना होगा, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड को उसने गैर कानूनी करार दिया कि ये नहीं, ये ठीक चीज नहीं है। लेकिन क्या इसकी खबर आवाम को मिली? क्या टेलीविजन चैनल ने बताया कि ये इतनी बड़ी खबर है? क्योंकि इसका सीधा रिश्ता चुनाव से है। आप चुनाव के लिए, ये इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी बॉन्ड है, तो ये इस पूरी चीज को जो जिस पर यह सरकार कह रही थी सुप्रीम कोर्ट में कि किस हिंदुस्तान के किसी भी शहरी को यह जानने का हक नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने दिया, किसने लिया। सरकार इस जिद पर अड़ी हुई थी कोर्ट में, और कोर्ट ने सरकार को नकारा और कहा कि ये बिल्कुल गलत है और हर किसी को जानने का हक है, आप डिटेल्स जारी कीजिए। उसमें भी अड़ंगा लगाया गया, उसमें भी टालने की कोशिश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर अडिग रहा। तो क्या ये सारी बातें आवाम को पता है? आवाम को नहीं मालूम है, क्योंकि मीडिया ने सब कुछ छिपा दिया, टेलीविजन चैनल ने छिपा दिया, बाकी सब ने छिपा दिया। तो आखिर लोग फैसला कैसे करेंगे? लोग सरकार के बारे में फैसला तो तब करेंगे जब उसके बारे में जानकारी लोगों को मिलती रहे। लेकिन अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं है, वो जानकारी नहीं है, जो जानकारी देने का काम मीडिया का है, तो फिर लोग फैसला भी कैसे करें? बिल्कुल। टेम्पल की अगर इनॉग्रेशन होती है तो उसमें वो कितने दिन तक मीडिया जो है वो दिखाता रहता है कि मोदी साहब जो हैं इस चीज की इनॉग्रेशन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब इस तरह की न्यूज होती है तो वो उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। बिल्कुल। तो डेमोक्रेसी तो तब फंक्शन करती है जब डेमोक्रेसी को चलाने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना अपना काम करें, इलेक्शन कमीशन अपना काम करे। अब आज ही मैं सुबह देख रहा था, तमिलनाडु के मिनिस्टर हैं, वे कह रहे थे कि भाई 2004 में हिंदुस्तान में चुनाव 20 से 25 दिन के भीतर करा लिए गए, लेकिन अब हमारे चुनाव 3 महीने तक चलेंगे, है ना? तो आप 2004 से एफिशिएंसी और बढ़नी चाहिए थी, तो आप चुनाव को इतना फैला देते हैं। क्यों इतना फैलाते हैं? इसलिए फैलाते हैं कि मौका मिले सरकारी दल को, प्रधानमंत्री, खासकर जो प्राइम मिनिस्टर हैं और बाकी लोग हैं, कि वे हर जगह जा सकें। असल असल बात यह है, जिसको बहुत साधारण तरीके से लोग समझते हैं, कि ये उनको उनके लिए मौका निकाला जा रहा है, मौका फराहम किया जा रहा है कि वे हर जगह रैली कर सकें, और इसलिए इतना लंबा करना बहुत ही जरूरी है ना? क्योंकि अगर छोटा होगा तो वो कुछ जगह ही कर पाएंगे, सारी जगह नहीं कर पाएंगे। तो इसको इतना फैला दिया जाए, तो इलेक्शन कमीशन, मीडिया, बाकी जो एजेंसीज हैं, जैसे अगर कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, तो कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हो जाता है
तो हम कहते हैं कोई भी सरकारी कार्रवाई रुक जाती है ना, आप अपना एडवर्टाइज, हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट्स रुक जाते हैं, बाकी चीजें रुक जाती हैं। लेकिन इसमें ऐसा कैसे है कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो अपोजिशन लीडर्स को गिरफ्तार कर रही हैं इसी बीच, बिल्कुल। वो इस कोड ऑफ कंडक्ट के खत्म होने के बाद भी कर सकती हैं। अब इसको लेके आर्गुमेंट किया जा सकता है कि भाई अगर कोई क्राइम हो रहा है तो हम इसका इंतजार थोड़ी करेंगे, लेकिन हम सबको पता है कि ये क्राइम किस तरह का है, और ये क्राइम पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं सारे के सारे। वह सारे लोग देख रहे हैं और जान रहे हैं। तो मैं सिर्फ यह हम्म, कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी अपने आप नहीं चलती है, और डेमोक्रेसी हमेशा रिन्यू होती है, नई होती है हर कुछ वक्फे के बाद चुनावों के जरिए। लेकिन और हम्म, इसलिए चुनावों की सैंक्टिटी बहुत है कि उनको फ्री, अब बहुत सारे मुल्क उनको आजाद होना चाहिए, है ना, उनमें हर कोई इत्मीनान से हिस्सा ले सके, हर वोटर के दिमाग में इत्मीनान होना चाहिए, है ना, हर वोट, हम्म, कोई वोटर एंग्शियस ना हो, कोई वोटर एंजाइटी में ना हो, कोई वोटर कॉर्नर्ड फील ना कर रहा हो, यानी उसका डिसीजन किसी कंपल्शन में ना लिया जा रहा हो। ये सब कौन बिल्कुल। इंश्योर करेगा? लेकिन अगर उसके दिमाग पर आप इतना दबाव डाल देंगे कि वो इनसिक्योर फील करने लगे, कॉर्नर्ड फील करने लगे, डरा हुआ महसूस करने लगे, तो उसके फैसले डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल। सबको समझने की है। इसलिए चुनाव के दौरान इत्मीनान का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि लोग सोच समझ सकें, उनको सोचने हम्म, समझने का स्पेस मिले, और सोचने समझने का एश्योरेंस मिले, और ये एश्योरेंस मिले कि वे सोच समझ के जो फैसला कर रहे हैं उसकी कद्र होगी। ठीक है, हो सकता है उन्होंने जिस पार्टी को वोट दिया वो ना चुने, लेकिन उसकी कद्र होगी उस बात की। बिल्कुल। जो अपोजिशन में जब वो जाएंगे तो तब भी उनकी से होगी। जी हाँ, क्योंकि आखिर अपोजिशन को तो रहना है ना पार्लियामेंट में, अपोजिशन को बिल्कुल। भी तो आवाम ही भेज रही है। तो उनकी अगर वहां कद्र नहीं होगी, जैसे पिछले 5 सालों में लोगों ने ये देखा कि अपोजिशन को हम भेजते हैं और आप उन्हें बोलने नहीं देते हैं पार्लियामेंट में, आप पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं, आप 150 लोगों को सस्पेंड कर देते हैं पार्लियामेंट से, तो फिर जनता को फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, उसको लगता है कि हम क्यों अ, और फिर जब वो ये देखते हैं कि हम उनको चुन को भेजते हैं, फिर उनको तोड़ दिया जाता है, वे सब की सब रूलिंग पार्टी में शामिल होने लगते हैं। तो हम्म, फिर जनता को समझ में नहीं आता है, अवाम को, कि हमने तो भाई इनको भेजा, और ठीक है कि हम चाहते थे कि ये सरकार बनाए, लेकिन हमें यह भी पता था कि ये अपोजिशन में रह सकते हैं, तो इनको हम्म, इनका रोल नहीं, ये अपना रोल अब प्ले नहीं कर रहे, क्यों, या इनको अपना रोल पूरा नहीं करने दिया जा रहा, निभाने नहीं दिया जा रहा। एक तो ये है, दूसरा ये वो देख रहे हैं बड़े पैमाने पर जो हिंदुस्तान में पिछले 10 सालों में हो रहा है, इसके पहले इस तरह नहीं हुआ कभी, कि रूलिंग पार्टी ने ये तय कर लिया है कि वो अपोजिशन को रहने नहीं देगी। तो फर्ज कीजिए कि अपोजिशन के 25 लोग चुनकर आए, तो वो हर तरकीब अपनाई जाएगी कि उन 25 में जितने ज्यादा निकल के शामिल हो जाएं रूलिंग पार्टी में, है ना। तो इसका मतलब आपने अवाम ने जो फैसला किया उसको पूरी तरह बेकार कर दिया। मैं अभी हम्म, एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो सुन रहा था, तो उसमें एक वोटर कह रहा था कि भाई हमने इन साहब को तो हराया था चुनाव में, तो जब हमने इनको हराया था चुनाव में, तो आपने इनको बैकडोर से मिनिस्टर बना दिया, तो हमने तो हराया था, तो आपने हमारे फैसले का क्या किया, मजाक उड़ा दिया। वो आदमी आवाम से ज्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि आप उसको बैकडोर से ले आए, आप आपने उसको जो दूसरा हाउस का हिस्सा है उसका मेंबर बना दिया, और मैंने अभी अवाम ने उसको रिजेक्ट किया है तुरंत, और आपने तुरंत उसको मिनिस्टर बना दिया, तो ये एक तरह से थप्पड़ लगा दिया आपने अवाम को। ये वो हम्म, शख्स कह रहा था, उसने कहा कि फिर हमारा रहा क्या, हमारी कोई वक़्त ही नहीं रह गई। तो अगर आप हमारा इस तरह मजाक उड़ाएंगे, वोटर का मजाक उड़ाएंगे, और वोटर को ये बतलाएंगे कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, हम तुमको कुछ समझते नहीं है। या असम का चीफ मिनिस्टर अभी कह रहे थे, मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था उनको, वो कह रहे थे कि आप क्यों वोट अपना बर्बाद कर रहे हैं इन लोगों को देकर,
आप इनको जिताएंगे भी तो हम इनको अपनी पार्टी में ले आएंगे। अब यह बात इस तरह कोई चीफ मिनिस्टर कहे खुलेआम, तो कायदे से उसको थोड़ी आ, आ, जिसको कहते हैं कि आंखों की हया होनी चाहिए। उस अगर वो ये सोच भी रहा है तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो खुलेआम ये बात कह रहा है कि हम ले आएंगे, तो फिर आप वोट ही क्यों दे रहे हैं? आप हमें ही वोट दीजिए, है ना? बिल्कुल, फिर तो आपकी जो टेंडेंसीज हैं वो डिक्टेटरशिप की तरफ जाती हैं, क्योंकि अब अगर हिंदुस्तान में देखें तो 85% लोग, ज्यादा उससे ज्यादा लोग कह रहे हैं कि भाई डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, अथॉरिटेरियन रूल होना चाहिए। तो कल कल मेरी बात हो रही थी हर्ष साहब से, तो उन्होंने कहा कि ये इस वजह से, ये जो टेंडेंसीज हैं, ये इसकी मल्टीपल फैक्टर्स हैं। वन ऑफ द रीजंस ये है कि उनको पता है कि इलेक्शंस की वजह से, जैसा कि आपने मेंशन किया कि इलेक्शंस की वजह से उनको मर्जी के लोग नहीं आएंगे, तो वो फिर यही कहेंगे ना। नहीं, ये फौरी वजह हो सकती है, लेकिन आमतौर पर एक जो सोशल साइकोलॉजी है, और ये जो अभी सर्वेज हुए हैं जिनसे पता चला कि मेजॉरिटी या जो अक्सरियत है वह कहती है कि एक अथॉरिटेरियन लीडर होना चाहिए। और ये बात हम लोग बचपन से सुनते आए कि डिक्टेटरशिप एक बेहतर चीज़ है, डेमोक्रेसी से बहुत अनार्की हो जाती है, फैसले बहुत धीमे होते हैं और चीज़ें ठीक नहीं चलती हैं। लोगों के दिमाग में डिक्टेटरशिप का जो तसव्वुर है वो बड़ा रूमानी तसव्वुर है। तो पाकिस्तान उन्होंने देखा नहीं ठीक से, और फ्रैंको को नहीं देखा, या बाकी डिक्टेटर्स, जिन समाजों ने डिक्टेटरशिप मुसोलिनी झेली, को नहीं देखा, हिटलर को नहीं देखा। हिटलर को नहीं देखा। नहीं, वो हिटलर की एक तस्वीर है, वो कहते हैं हिटलर होना चाहिए, वो कहते हैं मुसोलिनी होना चाहिए। जियाउल हक को नहीं देखा। तो क्योंकि आपने तो बहुत सारे डिक्टेटर्स को फाइट आउट किया है। हमारे जो एक बड़े सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं आशीष नंदी, तो आशीष नंदी साहब का कहना है कि भाई मैं पाकिस्तान के अवाम को सलाम करता हूँ, क्योंकि वो इतनी बार डेमोक्रेसी के लिए लड़ी है और इतने मुश्किल हालात में लड़ी है। और वो कहते हैं कि हमें तो इसका पता ही नहीं है कि डेमोक्रेसी के लिए लड़ना क्या होता है। अगर डेमोक्रेसी के लिए लड़ना सीखना हो तो पाकिस्तान की आवाम से सीखना चाहिए। ये आशीष नंदी साहब का कहना है कि मैं पाकिस्तान की आवाम की टेनासिटी और उसके करेज और बार बार मार खाकर खड़े होने की उसकी जो आ, हिम्मत है, उसकी मैं दाद देता हूँ, उसको सलाम करता हूँ। तो हिंदुस्तान के लोगों ने डिक्टेटरशिप देखी नहीं, इसलिए उन्हें वो बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। और ये चीज शायद दुनिया के हर समाज में है कि लोगों को एफिशिएंसी, स्पीड, इन ये सारी चीजें पसंद आती हैं। तो उनको लगता है कि भाई ये डेमोक्रेसी होगी तो ये तो फैसला ही नहीं हो पाएगा, ये तो इतने सारे लोग बोलने लगते हैं, इसमें हम्म। फैसला तुरंत होना चाहिए। अब पार्लियामेंट्री प्रोसेस से आप काम करेंगे तो हाथ उठाकर तो काम नहीं करवाया जाएगा ना। मान लीजिए आपके पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी है, तो फिर तो हर कानून उठा के बनवा लिया जाएगा। लेकिन कानून बनाने की एक प्रोसेस होती है जिसमें आप मसौदा लाते हैं, उस पे बहस होती है, उसमें हर किसी को राय देनी होती है, फिर कंसल्टेटिव बॉडीज होती हैं, स्टैंडिंग कमेटी होती है, दूसरी कमेटीज होती हैं, उसमें वो मसौदा जाता है, उसकी जांच होती है, लोगों से की राय शुमारी की जाती है, और फिर आप एक कानून बना। लेकिन अगर आप ये कहने लगे कि भाई हमें जनता ने 300 मेंबर दे दिए हैं तो हम तो हाथ उठा के 5 मिनट में कानून बनाएंगे, तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं हुई। हम्म। लेकिन लोगों में इस चीज को लेकर एक टेम्पटेशन रहता है कि नहीं नहीं, ऐसा अगर हो तो बहुत अच्छा, इतनी देर क्यों लग रही है। तो और इस वजह से अथॉरिटेरियनिज्म के प्रति एक अट्रैक्शन रहता है कि हो। हम्म। हम्म। और इसमें दिलचस्प ये है कि ये जो पूरी राय है लोगों की, इस राय को इधर जो कुछ लोग बढ़ावा देते हैं वो समाज के इलीट्स हैं, जो इलीट लोग। और इलीट में मैं रखता हूँ जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग, कॉर्पोरेट दुनिया के लोग, क्योंकि कॉर्पोरेट दुनिया के लोगों को तुरंत फुरत फैसले चाहिए।
मसलन उन्हें पता चला कि भाई फलां जगह खाने हैं जहाँ मिनरल्स हैं, है ना? तो हमें वो खान चाहिए। अब आपने कानून बना रखे हैं जिनमें जंगलात के को लेकर कानून है, एनवायरनमेंट को लेकर कानून है। तो अब जाँच होगी, उसके रास्ते जाएगा, तो वो कहते हैं कि ये क्या है? ये तो अड़चन लग रही है ना? या हमें एक ज़मीन लेनी है कार की फैक्ट्री लगाने के लिए। अब उसमें तरह-तरह के कानून हैं। तो वो कहते हैं कि एक ऐसा आदमी चाहिए जो बस हम कहें और वो फैसला कर दे। तो फिर वे डिक्टेटर को कहते हैं। हम्म। अथॉरिटेरियन की अगर कोई वजह है, तो वो वजह ये एलिट्स है, कॉर्पोरेट दुनिया है, जिसको जंगल चाहिए, जिसको ज़मीन चाहिए, जिसको पानी चाहिए, जिसको सारे नेचुरल रिसोर्सेज़ चाहिए और जिसको पब्लिक रिसोर्सेज़ चाहिए। जो आपने पब्लिक अंडरटेकिंग्स बनाई आवाम के पैसे से, अब वो कहते हैं हमें दे दो, क्योंकि उसको बनाने में तो उन्हें पैसा नहीं लगाना है ना। इतने दिनों तक वो अंडरटेकिंग्स चल रही हैं। तो वो कहते हैं अब हमें दे दो क्योंकि अब वो मुनाफ़ा देंगे। तो हम सिर्फ़ मुनाफ़ा लेंगे, हम चलाएँगे उसको, वो चाहे बिजली बनाना हो, वो चाहे कुछ और बनाना हो, चाहे एयरपोर्ट्स हों या बाकी जगह। तो उस अगर एक आदमी से आपने रिश्ता ठीक कर लिया और वो आपका डिक्टेटर हो गया, तो वो आपके लिए फैसले करता रहेगा। सारे मसले हल। सारे मसले हल हो जाएँगे। तो इसलिए वे डिक्टेटर चुनते हैं और फिर वो अवाम को बतलाते हैं कि तुम्हारे लिए भी ये बहुत ज़रूरी है और ये पूरी एक साइकोलॉजी बनती है। अच्छा प्रोफेसर साहब, क्योंकि आप एक हिंदी के प्रोफेसर हैं और हिंदी के अलावा जहाँ पे अभी आप बैठे हैं वहाँ पे एक लैंग्वेज उर्दू भी है जो कि बोली जाती है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जिस तरह से हिंदी एक हिंदू की लैंग्वेज को के साथ एसोसिएट कर दी गई और जो उर्दू है वो मुसलमानों की, तो ये इसकी अगर आप हिस्टोरिकली मुझे थोड़ा सा बता सकें कि ये कैसे हुआ और आजकल हिंदुस्तान में क्या सिचुएशन है हिंदी और उर्दू को लेकर। देखिए, जब आप पाकिस्तान नहीं थे औ या और हम कहेंगे भई हम तो भारत ही थे और हिंदुस्तानी थे और हिंदुस्तानी रह गए। आपने पाकिस्तान होने का फ़ैसला कर लिया तो हम ज़रा आपसे नाराज़गी भी ज़ाहिर कर सकते हैं और चाहें तो कभी-कभी हम आपका मज़ाक भी उड़ा सकते हैं। हालाँकि अब आप लोग मज़ाक उड़ाने लगे हैं कि अरे साहब आप तो ज़माने से हमारा मज़ाक उड़ा रहे थे, अब देखिए आपकी शक्ल हमारी शक्ल से कितनी मिलती-जुलती है ना? वो जो फ़हमीदा रियाज़ का है कि तुम भी हम जैसे निकले भाई, है ना? आखिरकार बिल्कुल। यही पता चला कि आप हमारे ही तरह के हैं। तो ये किस्सा पुराना है, यानी जब पाकिस्तान नहीं था, हिंदुस्तान नहीं था और 19वीं सदी का किस्सा है। जब हिंदी और उर्दू को लेकर ये बहस शुरू हुई और हिंदी और उर्दू को लेकर ये बहस शुरू हुई। इसमें हुआ कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाने वाली जो ज़ुबान होगी, वो हिंदी होगी और जो अरबो पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखी जाने वाली ज़ुबान है, वो उर्दू होगी। अब इ इसकी तफ़सीलात में जाने का अभी वक़्त नहीं है, लेकिन 19वीं सदी की बहसों को अगर आप देखेंगे, जो बहसें कई किताबों में इकट्ठा की गई हैं, जो सबसे मैं रिकमेंड करूँगा कि हिंदी नेशनलिज़्म एक छोटी-सी किताब है अ, जो 20-22 साल पहले निकली थी और अब उसका हिंदी तर्जुमा आ गया, लेकिन उसका उर्दू तर्जुमा भी आना चाहिए। और फिर हमारे उर्दू के एक बहुत बड़े दानिशमंद हुए थे, आपने ज़रूर नाम सुना होगा और पढ़ा भी होगा, शमशुर रहमान फ़ारूक़ी साहब। तो शमशुर रहमान फ़ारूक़ी साहब ने भी इसको लेकर किताबें लिखी और ये किताब जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये आलोक राय ने लिखी है, जो प्रेमचंद के पोते हैं। मशहूर मुंशी जो प्रेमचंद। अफ़साना निगार उर्दू के पहले और हिंदी के बाद में अ, उनके पोते आलोक राय। तो उसमें ये बहस बहुत तफ़सील से दी गई है कि कैसे यह झगड़ा चला और कैसे वह उस वक़्त जो प्रोफ़ेशनल क्लासेस इमर्ज कर रहे थे, हिंदुओं और मुसलमानों में भी, एक तरह से उनके बीच के कॉम्पिटिशन अ, उसके बीच का जो कॉम्पिटिशन था, वो भी इस दरार की वजह बना और फिर और वो दोनों अंग्रेज़ों के सामने पिटीशन कर रहे थे कि आप हमें
तरजीह दें, आप हमें तरजीह दें, आप हमें ही ज़ुबान के रूप में कबूल करें, रिकॉग्नाइज करें, और दूसरे को कर रहा था। तो ये उस तो एक हिंदू मुस्लिम एलिमेंट उस वक्त भी था, लेकिन उस वक्त और भी आवाजें थी। अब मुझे याद है प्रेमचंद का ही एक लेख, प्रेमचंद जैसा मैंने कहा उर्दू के राइटर थे, है ना, आप लोग भी उर्दू के राइटर के रूप में पढ़ते होंगे बिल्कुल। प्रेम। मुझे पता नहीं पाकिस्तान में कितना पढ़ाया जाता है स्कूलों कॉलेजों में उनको। नहीं, हमने तो पढ़ा था मुंशी प्रेमचंद के कुछ जो उसमें अफसाने पढ़े होंगे, करिकुलम, हाँ, अफसानों में करिकुलम में थे कुछ। करिकुलम, नॉवेल्स भी उनके पहले उर्दू में ही लिखे जाते थे, बाद में हिंदी में लिखते थे, और उसकी वजह भी बहुत दुनियावी थी कि उर्दू में बहुत बिकते नहीं थे, तो हिंदी पढ़ने वालों की तादाद ज्यादा थी। अब बेचारे वो कलम नवीस थे, तो उनको लिख के ही अपनी रोजी रोटी चलानी थी, तो इसलिए हिंदी में वो आए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदी में वो थोड़ी मजबूरी की वजह से भी आए, वरना वो रहते खालिस उर्दू के। ठीक। और प्रेमचंद उर्दू के सबसे बड़े राइटर्स में शुमार किए जाते हैं। या आप अगर शुरुआती 19वीं सदी की उर्दू को देखेंगे या उर्दू अफसानों को देखेंगे, तो रतन नाथ शर्शार को आप कैसे अलग कर सकते हैं? वो उर्दू के बहुत ही मकबूल नामों में से एक नाम है, या ऐसे बहुत सारे नाम हैं। आप जगन्नाथ आजाद को ही ले लीजिए, शायद, और दूसरे लोगों को ले लीजिए, तो फिराक गोरखपुरी को ले लीजिए, उनके बिना आप उर्दू की कैसे कल्पना कर सकते हैं? ये भी हमने पढ़ा करिकुलम में। हाँ, तो अब ये बड़ा दिलचस्प है, मैं जब बड़ा हो रहा था तो बहुत सारे लोग जानते ही नहीं थे कि फिराक गोरखपुरी दरअसल रघुपति सहाय फिराक है ना? बिल्कुल। कि वो का नाम रघुपति सहाय है, फिराक गोरखपुरी थे, और फिराक गोरखपुरी भी हिंदी का खासा मजाक उड़ाया करते थे एक वक्त। अब आप सोचिए, एक हिंदू उर्दू का शायर वो हिंदी का मजाक उड़ाता है कि हिंदी में वो बात ही नहीं है जो उर्दू में है। तो ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि 19वीं सदी में भी इसके एलिमेंट्स थे, हिंदू मुस्लिम एलिमेंट। और मैं अभी प्रेमचंद के एक लेख का, एसे का तस्करा कर रहा था। वो ऐसे है, उर्दू उर्दू में फिरौनियत, है ना, जिसमें प्रेमचंद उर्दू के जो लोग हैं वो प्रेमचंद को इसलिए किनारे करना चाहते हैं कि वो हिंदू हैं, और प्रेमचंद इसको लेकर बहुत खफा है। प्रेमचंद कहते हैं उर्दू कोई आपकी बपौती नहीं है, आप जो मुसलमान हैं, उर्दू में वो कहते हैं कि मुसलमान लोगों ने काफी मैदान मारा है, लेकिन आप हिंदू लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते, और उनका वो भी पाए के राइटर्स हैं, काफी लिखा है उन्होंने। तो ये बहस थी, लेकिन हम्म। 20वीं सदी में धीरे 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 ये, जिसको मैं तफरका कहता हूँ, ये बढ़ने लगा। और उसके बाद, आजादी के बाद, तो ऐसा कहा जाने लगा कि भाई उर्दू ने बंटवारा करवा दिया हिंदुस्तान का। तो ये इल्जाम उर्दू पर आ गया हमारे, और उसके बाद ये कह सकते हैं, अगर 1947 के बाद आप देखेंगे तो धीरे धीरे उर्दू में लिखने वाले हिंदुओं की तादाद घटती चली गई, और उर्दू सिमट कर मुसलमानों की जुबान बन गई। सर, तो माजरत कट कर रहा हूँ आपकी बात, लेकिन उर्दू ने फिर हमारा भी बंटवारा करा दिया। हाँ, उर्दू ने तो वो किया, पाकिस्तान में पंजाबी है, पश्तो है, बाकी जुबानें हैं, बंगाल वो सब है। बंगाल को अलग कर दिया ना। बंगाल, और बंगाल सबसे बड़ा है, और वो उर्दू की वजह से हुआ, लेकिन बेचारी उर्दू का इसमें कोई कसूर नहीं। जिन लोगों ने उर्दू का लबादा पहना और उसके भीतर से छुरा चलाया पाकिस्तान में, याहिया खान को उर्दू से क्या लेना देना, आप मुझे बताएं। जुल्फिकार अली भुट्टो को उर्दू से क्या मोहब्बत थी? कोई मोहब्बत थी? लेकिन नहीं। उन्होंने जिस तरह जो सलूक किया बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों के साथ ही या हिंदुओं के साथ, उसका नतीजा है कि बांग्लादेश आपके सामने एक दूसरे मुल्क के तौर पे खड़ा है। और इसी वजह से उस वक्त हम लोग बहुत फक्र के साथ कहते थे कि देखो पाकिस्तान को, है ना, कितना अहमक है, और हिंदुस्तान को देखो कि यहाँ सैकड़ों जुबानें हैं, लेकिन हम एक मुल्क हैं। तो और किसी जुबान को इतना कॉर्नर नहीं किया जा रहा।
कि वो कहने लगे कि हम एक अलहदा मुल्क हो जाएंगे, दूसरा मुल्क हो जाएंगे। तो हिंदी उर्दू की ये तारीख जरा पेचीदा है, और जैसा मैंने कहा कि 1947 के बाद हिंदुओं का जो की शिरकत थी उर्दू में, वो घटने लगी और मुसलमानों की जुबान बन गई। हमारे एक दोस्त हैं जो बहुत मजेदार बात कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई, हिंदुओं ने उर्दू को अपने घर से निकाल दिया। वो ठंड में ठिठुर रही थी, मुसलमानों ने उसको पनाह दी। तो आप मुसलमानों पर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं, है ना? कि वो उन्होंने एक ऐसे जबान को पनाह दी जो इसी धरती पर जिसका जन्म हुआ, यहीं पली बढ़ी, अब आपने उसको घर से निकाल दिया। तो हम्म कुछ लोगों ने अगर उसको पाकिस्तान बनाने का जरिया बनाया तो पाकिस्तान को, और फिर वहाँ एलिट्स हुए और फिर वहाँ उन्होंने उसके जरिए अपनी हुकूमत जारी रखी। तो इसका इल्जाम आप उर्दू के सर नहीं धर सकते। हम्म तो यह आजाद हिंदुस्तान में धीरे धीरे यह ख्याल बढ़ने लगा जो आपके पाकिस्तान में था कि उर्दू, और ये बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान आप कहें, जो राजमोहन गांधी कहते हैं, और वो ठीक ही कहते हैं, कि भाई हिंदुस्तान का बंटवारा तो हुआ नहीं ना। हिंदुस्तान के बंटवारे का क्या मतलब है? थोड़ा गुजरात भी बट जाता, थोड़ा बिहार भी बटता, थोड़ा उत्तर प्रदेश भी बटता, तब तो आप कहते हैं हिंदुस्तान बटा। असल बंटवारा जो हुआ वो तो पंजाब और बंगाल का, बिल्कुल। और तो कुछ नहीं बटा ना। तो बंटवारा दो इलाकों का हुआ, पंजाब का और बंगाल का। बंगाल का। लेकिन ट्रेजेडी क्या हुई या कॉमेडी, कि हावी हुई उर्दू, जो ना पंजाब की जुबान थी ना बंगाल की जुबान थी। तो ये हिंदुस्तान से जो उर्दू बोलने वाले थे वो इन इलाकों पर पहुंचे और इनको कॉलोनी जैसी बना लिया अपना। और तो लेकिन उर्दू ने वहां जो ऑपरेशन किया पाकिस्तान में, अब अभी लोग इनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, आपकी जो मिनिस्टर हैं, क्या नाम है, जिन्होंने पंजाबी को कहा कि मरियम अपनी, नवाज। मरियम नवाज की। हालांकि हमारे एक पंजाब के दोस्त बोल रहे थे कि इससे भी लोगों के पॉलिटिकल इडियोसी का पता चलता है कि वो मरियम नवाज के इसके चलते तारीफ कर रहे हैं और वो पूरी पॉलिटिक्स को नहीं देख रहे कि क्या पॉलिटिक्स है। तो और ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि भाई 70 सालों तक आपने क्या किया, हम्म 75 साल तक आपने क्या किया उस जुबान के साथ। तो जो ऑपरेशन वहां पंजाबी बोलने वाले महसूस कर रहे हैं, पश्तो बोलने वाले, दूसरी जुबानों, बलोच बोलने वाले, दूसरी जुबानों के सिंधी। लोग, सिंधी। सिंधी, सिंधी बोलने वाले, बहुत सारी जुबानें हैं पाकिस्तान में भी, उनको बोलने वाले महसूस कर रहे हैं। हिंदुस्तान में एक बड़ा पावरफुल तबका हिंदी के नाम पे उभरा, जिसका ये ख्याल था कि हिंदी को एक वाहिद जुबान होना चाहिए हिंदुस्तान की, जिसको सब लोग कबूल कर लें कि ये नेशनल लैंग्वेज है। लेकिन हमारा जो दस्तूर बना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बनाने वाले लोग बड़े दानिशमंद लोग थे, बड़े बहुत ही ज्यादा सोचने समझने वाले लोग। इसलिए वे इस टेम्पटेशन में नहीं पड़े। जो हमारे दस्तूर में जुबानों वाला हिस्सा है उसका नाम है लैंग्वेजेस, और उसमें उन्होंने किसी को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया। तो सारी जुबानों की एक तरह से बराबरी है ना। हम्म हर जुबान चाहे तो खुद को नेशनल लैंग्वेज कह सकती है। तो लेकिन हिंदी बोलने वालों को फिर भी ये लगा कि चूंकि उनकी तादाद बहुत है, सबसे ज्यादा है, तो इस वजह से उसको हिंदुस्तान की नेशनल जुबान हो जाना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि ये जो एक हिस्ट्री का बोझा था, जो प्री इंडिपेंडेंस था, जिसमें हिंदी उर्दू की बहस एक अहम हिस्सा रखती है, उसको वो ले आए और उन्होंने कहा कि ये उर्दू तो अब चली गई, अब उसकी जगह हो गई पाकिस्तान, अब यहाँ क्या कर रही है। तो वो मुहिम चलती रही, बहुत लंबे वक्त तक चलती रही। हिंदी और उर्दू के बीच एक अजीब किस्म का रिश्ता है ना। हमारा काम आपके बिना चल नहीं सकता, मुझे पता नहीं आपका चल सकता है कि नहीं, शायद चल सकता है, लेकिन हमारा काम चल नहीं सकता। अब मैंने कहा रिश्ता है, रिश्ता
हिंदी है कि उर्दू है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि हिंदी को बिल्कुल पाक कर देना चाहिए। तो पाक आप हम्म। करेंगे तो उर्दू के जितने समझने वाले जितने रखने वाले जितने अल्फाज हैं, उन अल्फाज को आप निकाल दें, तो हिंदी हिंदी हो जाएगी। तो फिर वो अल्फाज को निकालने की एक मुहिम चलती है। तो एक साहब ने कहा कि भाई हमें निकाल देना चाहिए सारे शब्दों को जो उर्दू के शब्द हैं, अल्फाज। तो मैंने कहा कि क्यों? तो उन्होंने कहा भाषा का कानून ऐसा होता है। तो मैंने कहा ये कानून कहाँ से आ गया? ये कहाँ का लफ्ज? इसके लिए फिर आप कोई एक दूसरा लफ्ज लाइए। तो यह एक एक अहमकपन, लेकिन ये अहमकपन नहीं है, ये एक पॉलिटिक्स है जिसमें आप लैंग्वेज को व्हीकल बनाते हैं और उसको आप एक रिलीजन से कम्युनिटी से जोड़ देते हैं और दूसरी कम्युनिटी को आप एक एनिमी कम्युनिटी के रूप में सामने रखते हैं और उसकी लैंग्वेज को। तो हिंदुस्तान में ऐसे वाकयात फिर होने लगे कि दिल्ली में हुआ कि दिल्ली सरकार की ओर से कैलीग्राफी, दीवारों पर खूबसूरत कैलीग्राफी, और उर्दू तो एक कैलीग्राफिक जुबान है। तो वो लिख रहे थे कुछ, तो भीड़ ने घेर लिया और उनकी पिटाई शुरू कर दी। ये पाकिस्तानी जुबान है। अब ये वह दिल्ली है जहाँ जिसके शायर मीर थे, जिसके शायर गालिब थे, और शायद ये गालिब के घर के आसपास कहीं हो रहा था, है ना? तो पाकिस्तान वाले तो गालिब को कहेंगे, लेकिन गालिब के का मज़ार तो यहाँ है। बिल्कुल। यहाँ लोग हर साल आम चढ़ाते हैं क्योंकि गालिब को आम बहुत पसंद थे, है ना? कुछ लोग और भी बेहतर चीज़ चढ़ाते हैं, जो गालिब को बहुत पसंद थी, जिस पर वो सारा पैसा खर्चा कर दिया करते थे और कहा करते थे कि भई अल्लाह रोटी का इंतज़ाम तो कर ही देगा, इसका इंतज़ाम तो हमें ही करना है। तो अगर खुदा है तो ये हिंदी उर्दू का, और हिंदी के भीतर एक बड़ी कम्युनिटी जो इस बात पर आमादा है कि वो हिंदी को एक नेशनल जुबान बनाएगी, और इसका असर ये पड़ रहा है कि बाकी जुबानों में बिटरनेस बहुत बढ़ रही है। वो तमिल में हो या मलयालम में हो या बांग्ला में हो, जो बड़ी जुबानें हैं और पुरानी जुबान। तमिल सबसे पुरानी जुबान है, तो तमिल क्यों कर हिंदी की सरपरस्ती कबूल करेगी? आप मुझे बताइए, कोई वजह होनी चाहिए ना, क्यों आपकी सरपरस्ती? आपको अभी जुमा-जुमा 8 रोज़ हुआ है खड़े हुए, जिस हिंदी में फिर हम तो बात वही कर हो रहे हैं, गया जो पाकिस्तान में हुआ, जैसा कि उर्दू ने किया बाकी लैंग्वेजेस के साथ। बाकी फिर तो लैंग्वेजेज़ के हिंदी। साथ। तो यह एक एक बहुत ही अनफॉर्च्यूनेट चीज़ है, जो हो रही है और जिस और वजह ये से चीज, बिटर ये लोग इस चीज की फेवर में लोग अब उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं या नहीं, अभी जो हिंदी नहीं, नहीं, बोलने वाले लोग हैं? देखिए हिंदुस्तान की चूँकि डेमोक्रेसी की एक ट्रेडिशन बन गई है, जिसमें मैंने कहा कि और डेमोक्रेसी ऐसे फंक्शन नहीं करती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सारी ज़ुबानों को बराबर का हक दिया। तो अब 70 साल की उनकी आदत है, 75 साल की आदत है। अब आप खड़े होकर अपनी तुरही अगर बजाने लगेंगे, तो बाकी ज़ुबानें चुप नहीं रहेंगी। उ उनके पास पॉलिटिकल पावर है, ज़ुबानों के पास, तो वे असर्ट करेंगी और असर्ट करने की वजह से आपको कदम पीछे खींचने पड़ेंगे। तो ये बीच-बीच में मसल फ्लेक्सिंग हिंदी की ओर से होती है, लेकिन उस मसल फ्लेक्सिंग के बाद जब रेजिस्टेंस होता है, तो ये ख़्याल आता है कि अरे ये भी तो वोटर हैं, इनका वोट भी हमें लेना है। तमिल वोट भी लेने हैं, मलयालम वोट भी लेने, मलयाली वोट भी लेने हैं, हमें और वोट्स उड़िया वोट भी लेने हैं। तो फिर अगर हम हिंदी-हिंदी बोलते रहे तो यहाँ से वोट कहाँ मिलेंगे? तो इस वजह से कदम थोड़े पीछे खींचने पड़ते हैं, लेकिन वो इरादा ख़त्म नहीं हुआ, जिसमें आप अ, हिंदी को हिंदू नेशनलिज्म की ज़ुबान के तौर पर देखते हैं। तो ये जो नारा था जो 19वीं सदी में चल उठा था, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, तो वह बात दिमाग में है कहीं। उसको मानने वाले लोग अभी काबिज़ हैं, हमारे यहाँ सत्ता पर हैं वे लोग, कई राज्यों में हैं, यूनियन गवर्नमेंट में हैं, वो सबसे ताकतवर पार्टी है जो इस बात को मानती है। पॉलिटिकल कंपल्शन कुछ भी हो जिस वजह से खामोश रहना पड़े, लेकिन मानती वो इस बात को।
और सर एक और चीज जो है वो जो मैंने देखी है, जितना ऑब्जर्व किया है, कि जो साउथ इंडिया है, अब साउथ इंडिया में उस तरह से रिलीजियस कार्ड जो है वो यूज नहीं होता जैसा कि नॉर्थ में या नॉर्थ वेस्ट में इस्तेमाल होता है। तो इसकी क्या बेसिक रीजंस हो सकती हैं? देखिए, साउथ इंडिया में अगर मैं कोई अंतर देखूं, और ये मैं फिर कहूंगा कि आ, मैं देख रहा था कि नॉर्थ इंडिया में, अगर मैं सिर्फ अपने मजहब की बात करूं, मेरा मजहब यानी हिंदू धर्म की मैं बात करूं, क्योंकि मेरी इतनी जानकारी नहीं है इस्लाम के बारे में, या मैं ये भी नहीं कह सकता कि मुझे मुसलमान समाज की बहुत गहरी जानकारी है, ये भी नहीं मैं कह सकता। मुझे अपने समाज के बारे में पता है, जिस समाज में मैं पैदा हुआ। तो अगर मैं सिर्फ इस उसी समाज को लेकर कंपैरिजन करूं, तो मैं ये देखता हूं कि 19वीं सदी में और 20वीं सदी में भी, 18वीं 19वीं 20वीं सदी, अगर पिछले 200-250 सालों की तारीख को उठाएं, तो साउथ इंडिया जो है, वहाँ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स काफी चले। बंगाल में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट काफी चला, महाराष्ट्र में भी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट काफी चला। इस तरह के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हमारी तरफ नहीं चले। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। और उस वक्त तो जैसा मैंने कहा, आप अभी पैदा नहीं हुए थे, यानी पाकिस्तान नहीं था। तो और अब जो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो यूपी से गए हुए, बिहार से गए हुए लोग हैं, उन्होंने वहाँ हुकूमत का सपना देखा। हुकूमत कितनी की नहीं की मुझे मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हमारे यहाँ नहीं हुए। इस वजह से समाज की जो शक्ल बदलती है, या समाज का जो सोचने समझने का तरीका बदलता है, वह तरीका साउथ इंडिया में बदला, लेकिन नॉर्थ इंडिया में नहीं बदला। हम उनके मुकाबले कई मामलों में ज्यादा कंजर्वेटिव सोसाइटी है। वहाँ कई मामलों में वो आगे बढ़े हुए समाज है। तो इस वजह से जो जबान काम कर जाती है नॉर्थ इंडिया में, वो चीज वहाँ काम नहीं करती। अब अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिवली भी देखेंगे, गवर्नेंस के लिहाज से, तो तमिलनाडु हिंदुस्तान के रिवायती तौर पर, तमिलनाडु हिंदुस्तान के बेस्ट गवर्न्ड स्टेट्स में रहा है, रवायती तौर पर, है ना। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे कामराज, कामराज, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, यानी उनके पास डिग्रियां नहीं थी, अंग्रेजी कोई बहुत फ्लुएंटली धड़ल्ले से नहीं बोल पाते थे, लेकिन कामराज कामराज एक बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं। और बहुत सारी स्कीम्स, जैसे मिड डे मील स्कीम, इस तरह की स्कीम, यानी स्कूलों में दोपहर का खाना दिए जाने की स्कीम, ये सब तमिलनाडु वगैरह में और साउथ इंडिया में पहले से चलती केरला, केरला में। थी। अब अगर आप वहाँ के किंगडम्स को भी देखेंगे साउथ इंडिया, है ना, या उसके आसपास की, तो उसमें भी कुछ प्रोग्रेसिव किंगडम्स दिखलाई पड़ जाती। वह चीज इधर नहीं थी। यहाँ यानी कि यहाँ के नवाब हों या यहाँ के राजा हों, इनको, इनके दिमाग में एडुकेशन को लेकर वो ख्याल नहीं था, या बाकी चीजों को लेकर नहीं था, जो उधर दिखलाई पड़ रहा है। अब ये क्यों था, उस वक्त भी क्यों था, लेकिन अभी का क्यों का जवाब यह है कि ये एक हिस्ट्री रही है। इस वजह से वह समाज अपने को भी अलग ढंग से देखता है, अपने भीतर की कम्युनिटीज को भी अलग ढंग से देखता है। लेकिन फिर मैं थोड़ा अलर्ट करना चाहूंगा, वो ये कि हमें ये नहीं मानना चाहिए कि कोई भी समाज एक ही तरह का होता है। तो आपको साउथ इंडिया में भी कास्ट डिवीजन दिखलाई पड़ेगा, बहुत शार्प कास्ट डिवीजन दिखलाई पड़ेगा। तो हम जो चलताऊ ढंग से कह देते हैं कि नॉर्थ इंडिया में कास्ट की बेसिस पे इलेक्शन होता है, तो यह बात सिर्फ नॉर्थ इंडिया पे लागू नहीं होती है, यह बात पूरे हिंदुस्तान पे लागू होती है। मुझे पता नहीं कि आपके यहाँ कास्ट कितनी ताकतवर है, क्लैन कितना ताकतवर है। बिरादरी पे होता है, यहाँ पे बिरादरी पे वोट होता है। बिरादरी तो कास्ट का ही एक रूप है, बिल्कुल। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि कास्ट एक ऐसी चीज है जो सबसे सेक्युलर है हिंदुस्तान में, क्योंकि वो कास्ट हर हर मजहब में चली गई है।
तो इस्लाम आया, बराबरी का तस्वुर लेकर आया। उसने कहा कि भाई सब बराबर हैं, लेकिन इस्लाम में हड्डी देखकर शादी होती है। हमारी तरफ कहते हैं, बिहार में कहते हैं, जब लोग माँ बाप रिश्ता करने निकलते हैं, है ना, तो वो हड्डी मिलाते हैं। तो मुसलमान भी हड्डी मिलाते हैं, सिखों में भी कास्ट है, सब में कास्ट है। तो कास्ट, क्रिश्चियंस में कास्ट है, तो मुसलमानों में कास्ट है। तो कास्ट एक ऐसी बीमारी है जिसने हर रिलीजन को पकड़ लिया हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में। और हर रिलीजन, भाई जो सीरियन क्रिश्चियन है वो बाकी क्रिश्चियंस को जरा नीची निगाह से देखता है। मुसलमानों में जो सैयद हैं और बाकी लोग हैं, वे दूसरे मुसलमानों को, मैं सिवान में पला बड़ा हूँ और मैं मुसलमान मोहल्ले में पला बड़ा हूँ, मेरी परवरिश वही हुई है। तो हम जो मुसलमानों की जुबान थी वो हम सुनते थे, क्योंकि वो हमारी भी जुबान थी। तो वो मजाक उड़ाने के लिए कहते थे, मान लीजिए आपका मजाक उड़ाना हो तो कहते थे कि क्या जुलाहे की तरह बात कर रहे, क्या जुल्हे की तरह बात कर रहे। तो ये जो एक हिकारत थी कि जुलाहे को लेकर या उस जात को लेकर, उस कास्ट को लेकर, वो हिकारत मुसलमानों में भी थी और है, अभी भी है। तो इसीलिए आपने आज साउथ भी इंडियन है, के बारे में, इधर इधर भी है, पाकिस्तान में भी बहुत है। बिल्कुल क्यों नहीं होगी, क्योंकि भाई आप तो हमारे यहाँ से गए ना, आपने वो बिहार और जाते रहे बहुत बाद तक। मैं सिवान में जिस मोहल्ले में था उसका नाम था शेख मोहल्ला, जहाँ मेरे पिताजी आए थे सिलचर से, तो उन्होंने सिवान में मकान लिया शेख मोहल्ले में। और हमारे मकान मालिक इस्लामिया हाई स्कूल के हेडमास्टर हुआ करते थे। तो हमारे घर के सामने एक मकान था जो वहाँ के एक बड़े अमीर मुसलमान का मकान था, नाम नहीं ले रहा हूँ उनका। वो बहुत बाद में पाकिस्तान गए, 60s में गए, और उन्होंने बाद लौटे तो मैं लोग जमा हो गए उनके चारों तरफ, फिर चले गए पाकिस्तान, बस गए। तो बोले कि वहां तो बड़ी मुश्किल है, तो भोजपुरी बोलने वाला ही कोई नहीं मिलता है। तो उन लोगों ने एक भोजपुरी क्लब बनाया, और उसमें उन लोगों ने जो एक रूल बनाया, वो रूल था कि कोई भी अगर उर्दू का एक लफ्ज भी बोलेगा तो उस पर जुर्माना होगा, बिना मिलावट के भोजपुरी बोलनी है। तो आप तो साहब गए थे उर्दू का मुल्क बनाने, और आप वहां भोजपुरी बोलने के लिए तरस रहे हैं। तो कुछ लोग बेवकूफ़ी करने के बाद पछताते हैं, लेकिन उनको देखते हुए भी कुछ लोग वही बेवकूफ़ी करने के लिए आमादा भी रहते हैं कि वह बेवकूफ़ी हम ही करके देखें, आप ही को उसका मज़ा क्यों मिले। तो जी जी हाँ, तो मैं बस अपूर्व साहब, हम इसी नोट पर ही आपके मैं आखिर में आप कुछ कहना चाहें तो उसके मैं अलावा मैं सिर्फ ये अब कहना सियासत चाहता की हूँ तरफ कि मैं और नहीं जाऊंगा, लेकिन लैंग्वेज पे मैं आपके साथ जरूर दोबारा वक्त लूंगा आपके साथ, क्योंकि लैंग्वेज ज़रूर, पे हमारी क्योंकि बात वह, उस तरह से नहीं हो सकी। जी हाँ, जी हाँ, असल में सियासत इतनी हावी रहती है और ज़ुबान भी एक सियासी चीज़ हो गई, तो बिल्कुल। हम ज़ुबान के दूसरे पहलुओं पर बात नहीं करते हैं। अब अभी हमारे दोस्तों की टीम ने हबीब तनवीर पर एक अ, नाटक किया, तो हम ये देख रहे थे कि हबीब तनवीर उर्दू के थे, हिंदुस्तानी के थे, छत्तीसगढ़ी ज़ुबान के थे, अंग्रेज़ी के थे, किसके थे? तो हबीब तनवीर का तस्वुर आप उर्दू के बिना नहीं कर सकते, लेकिन छत्तीसगढ़ी के बिना नहीं कर सकते, उनके थिएटर को आप समझ ही नहीं सकते, और अंग्रेज़ी के बिना भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी तरबियत उसमें हुई थी। तो ज़ुबानें अलग-अलग किस्म का रोल अदा करती हैं। मैं सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के लोगों को पाकिस्तान से सीखने की ज़रूरत है। एक तो आशीष नंदी के हवाले से कि पाकिस्तान की अवाम डेमोक्रेसी के लिए किस हिम्मत के साथ और किस जीवट के साथ लड़ती रही है। लेकिन वो नौबत आने नहीं देनी चाहिए। यानी
किसी समाज को उस तरह लड़ने की जरूरत पड़े, यह कोई जरूरी नहीं है, होना नहीं हम्म चाहिए। हम्म और अगर हमने एक अच्छी चीज सीखी है तो उस चीज को कितने स्मूथली हम चला सकते हैं, उसमें कितनी बेहतरी ला सकते हैं, बजाय इसके कि वो बार बार वो चीज हमारे हाथ से फिसल जाए और हम बार बार उसको हासिल करने का की जद्दोजहद करें, जो पाकिस्तान के अवाम ने की है और अभी फिर कर रही है, चल कर रहा रहे है। हैं। हाँ, कर रहे हैं। तो हम उस हालत में ना पहुंच जाएं। लेकिन मैं हर चीज में पाकिस्तान का उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ, एग्जाम्पल नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि उससे यह होता है कि पाकिस्तान इतनी गई गुजरी चीज है। मैं कहता हूँ एक मुल्क है, उसकी एक तारीख है, और आप एक मुल्क हैं और आपको ये सोचना चाहिए कि आपने शुरुआत कैसे की और कहाँ पहुंच गए। तो एक गलत शुरुआत से कहाँ गए और एक सही शुरुआत से कहाँ गए, तो दोनों को ही। और इसलिए मेरी यह समझ है, जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, कि डेमोक्रेसी जिंदा नहीं रह सकती है सेक्युलरिज्म के बिना। और सेक्युलरिज्म एक नजरिया है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ 15 मजहबों के लोग हों। तो फर्ज कीजिए कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का मुल्क, फिर भी उसका प्रिंसिपल सेक्युलरिज्म होना चाहिए। और पाकिस्तान अगर सिर्फ मुसलमानों का हो तो भी उसका प्रिंसिपल सेक्युलरिज्म होना चाहिए, हम्म क्योंकि सेक्युलरिज्म के बिना डेमोक्रेसी नहीं सरवाइव कर सकती, चल नहीं हम्म सकती। डेमोक्रेसी में जो डेमोस है, जो अवाम है, उसमें डाइवर्सिटी का होना बहुत जरूरी है। हम्म डाइवर्सिटी के ख्याल की इज्जत होना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल। सेक्युलरिज्म डाइवर्सिटी के इस ख्याल से अलग नहीं किया जा सकता। उसको सिर्फ इस तरह नहीं देखा जा सकता कि चर्च और स्टेट के बीच में एक मोटी दीवार है, उसको सेक्युलरिज्म कहते हैं। वो नहीं है। वह है जिसमें मैं फैसल कुरबानी के पहनने, ओढ़ने, खाने पीने, सोचने समझने, इबादत करने, इन सब के तरीकों से अलग तरीके से जीता हूँ, लेकिन मैं उसको पूरी जगह देने को तैयार बिल्कुल हूँ। के लिए तैयार ही नहीं हूँ, बल्कि उसके लिए कोशिश भी करता हूँ और वैसे ही उम्मीद उनसे भी करता हूँ। तो ये हम्म एक नजरिया है जो इनवाइटिंग नजरिया है, जो वेलकमिंग नजरिया है, जो एकोमोडेटिंग नजरिया है, जो हम्म एक दूसरे को समझने का नजरिया है। डेमोक्रेसी इसके बिना नहीं चल सकती। तो बिल्कुल। और ये एक और इसको एक इंटरनेशनल ख्याल होना चाहिए। ये सिर्फ एक नेशन की बाउंड्री में बन के नहीं रह सकती। तो अगर आपके मैं कई बार ये सोचता हूँ कि हिंदुस्तान ऐसा क्यों हो रहा है, तो शायद हिंदुस्तान ऐसा इसलिए भी होता जा रहा है कि उसके इर्द गिर्द जो मुल्क हैं, उन मुल्कों में डेमोक्रेसी की इकोलॉजी नहीं है। तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को जो ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन उसे नहीं मिल रहा है। आसपास आसपास अथॉरिटेरियनिज्म है, आसपास सेक्टेरियनिज्म है, और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी उससे कॉन्स्ट्रेन हो रही है। तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी का एक इंटरनेशनल इकोलॉजी, एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम, जिसमें डेमोक्रेसीज एक दूसरे को रेनफोर्स करें, जिंदा रखें, उन्हें ऑक्सीजन दें, ये बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जाके डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करे, जैसा अमेरिका करने लगता है कि इराक में डेमोक्रेसी लाएंगे, अफगानिस्तान में लाएंगे, और हर लीबिया में लाएंगे। हाँ, वो हर मुल्क को वो तबाह करता है, क्योंकि वो दरअसल हर मुल्क में डिक्टेटरशिप के सहारे अपना अपना खुद को एक्सपैंड करता है। तो डेमोक्रेसी तो एक 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 धोखा है, जिस धोखे के भीतर अमेरिका काम करता है। और अब तो वो पूरी तरह से उघड़ गया है कि अमेरिका को हम्म डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की अवाम, पाकिस्तान की अवाम, हमारे हुक्मरान जो भी कर रहे हैं, और इसकी भी एक लंबी रवायत है, हिंदुस्तान की अवाम पाकिस्तान की अवाम को साथ मिलकर काम करना। तो हमें साथ मिलकर काम करना, साथ मिलकर सोचना, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, है ना, पासपोर्ट वीजा की जो मुश्किलात हैं उनके अलावा हमें करते रहनी चाहिए, क्योंकि हमें ये एक इंटरनेशनल जमात बनाने की बहुत ज़रूरत है। और
अगर हम बहुत इंटरनेशनल ना कर सकें तो साउथ एशियन जमात बनाना बहुत जरूरी है। मैं जिस से खत्म करना चाहता हूँ वो है 1947 में, जब ये बंटवारा हो गया था, पाकिस्तान बन गया था, और जो शख्स इससे सबसे ज्यादा दुखी था, है ना, मोहनदास करमचंद गांधी। वो कोई उस वक्त मुसलमान उनके मुरीद नहीं थे, और हिंदू तो बहुत ही खफा थे, क्योंकि वो मानते थे कि वो मुसलमानों के की तरफ से बोलते हैं। तो जब वे दिल्ली पहुंचे और यहाँ जो हमला हो रहा था मुसलमानों पर दिल्ली में, उसको वो रोक नहीं पाए, जैसे उन्होंने बंगाल में रोका था, या नोआखाली में जब उन्होंने हिंदुओं पर हमला रोका, नोआखाली में मुसलमान हिंदुओं पर हमला किया, तो यहाँ नहीं रोक पाए, तो उन्होंने ऐलान किया कि अब वे फास्ट अनटू डेथ करेंगे। जब फास्टिंग तक, में चले गए। हाँ भाई, 12 जनवरी 1948 की बात। तो उस पर, उस फास्ट के दौरान उन पर इल्जाम लगाया गया, उन पर इल्जाम ये लगाया गया कि आप दरअसल मुसलमान परस्त हैं, आप मुसलमानों की तरफ से ये फास्ट कर रहे हैं। तो गांधी बड़े हिम्मत वाले आदमी थे, और वो कोई हमारे पॉलिटिशियंस की तरह नहीं थे, और वो कोई ऐसी जुबान नहीं बोलते थे जो आप समझ ना पाए, सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन वाली जुबान नहीं, वो क्लैरिटी के साथ बोलते। तो उन्होंने उसका जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया कि मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मुसलमान परस्त हूँ। फिर उन्होंने उसको और साफ किया, उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान में मुसलमान परस्त हूँ, और इसलिए मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं और सिखों के खिलाफ, क्योंकि वो अटैक कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि और मैं पाकिस्तान में हिंदू और सिख परस्त हूँ, और मैं वहां के मुसलमानों के खिलाफ हूँ, क्योंकि वहां मुसलमान अटैक कर रहे थे हिंदुओं और सिखों। तो गांधी ने बड़े सादा तरीके से एक उसूल दिया। उसूल यह था कि कोई भी मुल्क हो, उसको अपने माइनॉरिटीज की हिफाजत करनी। हर जो सिविलाइज्ड मुल्क होगा वो प्रो माइनॉरिटी होगा। पाकिस्तान में आपको प्रो हिंदू, प्रो सिख, प्रो क्रिश्चियन और बहुत तरह की प्रो माइनॉरिटी होना, और इसलिए एंटी मेजॉरिटेरियनिज्म आपको होना पड़ेगा। तो आप उसी, तो हिंदुस्तान में आप हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ बोलेंगे, पाकिस्तान में आप सुन्नी मुसलमान मेजॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ बोलेंगे, श्रीलंका में आप बौद्ध मेजॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ बोलेंगे, तो बांग्लादेश में आप मुसलमान मेजॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ बोलेंगे। तो यह बात बहुत सिंपल है, सीधी है, इसको समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हर सिविलाइज्ड मुल्क उसको प्रो माइनॉरिटी होना होगा, और उसको मेजॉरिटेरियनिज्म के खतरों से हमेशा अपने आप को सावधान करते रहना। चले, बहुत शुक्रिया अपूर्व साहब। जरूर वक्त निकालिएगा एक दफा लैंग्वेजेस पे, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज लैंग्वेजेस पे है, और मैं थोड़ा सा आपको पहले सियासत पे गलत रास्ते पे लेके गया, लेकिन सियासत ही हमें इस रास्ते ले आई है कि हम अपना रास्ता भूल गए। ऐसे सियासत को खत्म होना चाहिए, जो जिंदगी के जो बाकी गोशे हैं, बाकी इलाके हैं, उनसे आपका ध्यान हटा दे। बिल्कुल। चले, शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया।